हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग खुशखुशाल होंगे, बेमिसाल होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल थिंक इकोनॉमिक्स। मेरा नाम पलक हुंगर है एंड मैं हूँ आपकी इकोनॉमिक्स की टीचर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोनोपोली। लेट्स स्टार्ट एंड लेट अस डिस्कस कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं मोनोपोली के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ मोनोपोली कि मोनोपोली मार्केट फॉर्म है क्या, राइट। देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स फीचर्स कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इसको किसी दूसरी मार्केट से अलग बनाती हैं। ओके, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस the short run equilibrium conditions and the long run equilibrium conditions, जो बहुत ही important है आपके exam point of view से, right. Then we are going to discuss about the degrees of price discrimination in monopoly, जो भी आपके paper point of view से very important topic है, right. So let's get started with the very first slide. Okay, so monopoly सबसे पहले जब मोनोपोली का नाम आता है हमें क्या देखने को मिलता है कि मोनोपोली हमारा दो वर्ड्स से बना है। मोनोपोली एक फॉर्म ऑफ मार्केट है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज फर्स्ट मोनो एंड सेकेंड वर्ड इज मोनोपोली। मोनो का मतलब होता है एक, राइट। मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल। सो मोनो मीन्स वन एंड पॉली मीन्स सेलर। दैट मीन्स कि पूरी एक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर है। मोनो मतलब वन, पॉली मतलब सेलर, सो वन सेलर इन द मार्केट। अब हमने मीनिंग समझ लिया मोनोपोली का, मतलब वर्ड का, राइट। अब थोड़ा सा समझते हैं कि एज अ मार्केट ये है क्या चीज़। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेरी पोस्टिंग हुई है एक विलेज में जो कि लखनऊ में है, ओके। एंड मुझे दूध पीना पसंद है, तो मैंने वहाँ के विलेज के लोगों से बात करी और मुझे चाहिए डेयरी का ही दूध, मैं पैकेज्ड दूध नहीं पीती, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे लोगों से बात करी कि मुझे डेयरी का दूध यहाँ पे कहाँ मिल सकता है। सबने मुझे एक ही सलाह दी, एक ही बात बताई कि यहाँ पर एक ही इंसान है, एक ही डेयरी है जिसमें मुझे डेयरी का दूध मिल सकता है, पैकेज दूध मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बंदा है राजू दूध वाला जो मुझे डेयरी का दूध प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरा इकोनॉमिस्ट वाला दिमाग चला और मैंने क्या सोचा, अच्छा इस पूरे विलेज में, इस पूरे एरिया में सिर्फ वो एक ही बंदा है जो मुझे दूध प्रोवाइड कर सकता है, वो भी डेयरी वाला, ओके। एंड मेरे दिमाग में एक और चीज चली, वो क्या कि और कोई भी बंदा नहीं है जो मुझे सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है मार्केट में। मतलब अगर मुझे डेयरी का दूध खरीदना है तो एक ही राजा है, वन सेलर, सिर्फ एक ही राजा है पूरी मार्केट में जो मुझे डेयरी का दूध प्रोवाइड कर सकता है। दैट मीन्स मोनोपोली मतलब ओनली वन सेलर। पूरे एरिया में सिर्फ एक दूध वाला, राजू दूध वाला मेरा मोनोपोलिस्ट हुआ, ठीक है। अब क्योंकि कोई और सेम चीज बेच नहीं रहा है पूरे एरिया में, ये मुझे इससे क्या पता चलता है कि पूरी मार्केट में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, कोई भी दूसरा इंसान वही सेम चीज बेच नहीं रहा है मार्केट में। दैट मीन्स सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, वो एक यूनिक प्रोडक्ट बेच रहा है, वो यूनिकली दूध को बेच रहा है, दैट इज डेयरी वाला दूध। सो राजू दूध वाला मेरा सेलर हुआ, ओनली वन सेलर इन द मार्केट, ठीक है, जो उस प्रोडक्ट को बेच रहा है एंड उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। देन मुझे एक और चीज पता चलती है कि राजू दूध वाला अपने अकॉर्डिंग वो चाहे तो 40 रुपए लीटर बेचे, वो चाहे तो 50 रुपए लीटर बेचे, वो चाहे तो 30 रुपए लीटर बेचे, उसकी मर्जी है कि वो कितना ज्यादा प्राइस चार्ज करना चाहता है अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने दूध के लिए, ठीक है। तो दैट मीन्स राजू ही डिसाइड करेगा क्योंकि वो अकेला है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है कि अगर दूसरे ने प्राइस चेंज किया तो उसको भी चेंज करना पड़े, दूसरे ने बढ़ाया तो वो भी बढ़ाए, तो ऐसा कुछ नहीं है।
सिर्फ वो अकेला है, अकेला राजा है, तो वो ही डिसाइड कर रहा है पूरी मार्केट में कि उसको कितना प्राइस चार्ज करना है। एक और चीज़ मुझे पता चलती है कि उसकी मर्जी, ठीक है, उसकी मर्जी, क्वांटिटी भी वही डिसाइड करेगा कि एक दिन में उसको कितना लीटर दूध बेचना है, कितना लीटर दूध बेचना है। वो 100 लीटर दूध भी बेच सकता है, वो 150 लीटर दूध भी बेच सकता है। सो वो उसकी अपनी मर्जी है कि वो कितना क्वांटिटी सप्लाई करना चाहता है मार्केट में। दैट मीन्स सप्लाई का डिसीजन, बेचने का डिसीजन भी वही लेगा, प्रोडक्शन का डिसीजन भी वही लेगा। सो वही एक बंदा है जो डिसाइड करेगा प्राइस, वही एक बंदा है जो डिसाइड करेगा क्वांटिटी। अब इसमें एक और चीज़ आती है, वो क्या है कि अगर वो प्राइस बढ़ा देगा, फॉर एग्जाम्पल वो 40 रुपये का दे रहा था, 40 रुपये का पर लीटर दे रहा था, अब अगर उसने अपना प्राइस बढ़ा के 50 रुपये का लीटर कर दिया, पर लीटर कर दिया, तो उसकी जो डिमांड है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। पहले अगर उससे 10 लोग खरीद रहे थे तो अब वो उसकी डिमांड कम होकर उससे सिर्फ 8 लोग ही खरीदेंगे, क्योंकि लोग उस इतने प्राइस पर उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स कि अगर वो प्राइस ऊपर कर देगा तो उसकी डिमांड घट जाएगी। लोग सोचेंगे कि यार चलो छोड़ो, मिल्क पीना ही बंद कर देते हैं, या इसकी थोड़ी सी यूजेज कम कर देते हैं, मिल्क खरीदने का क्वांटिटी थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर वो प्राइस को ऊपर कर देगा तो दैट मीन्स उसकी डिमांड कम हो जाएगी, एंड सिमिलरली अगर वो प्राइस को कम कर देगा तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी, लोग और ज़्यादा दूध खरीदने लगेंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो डिमांड कर्व है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है उसका। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो डिमांड कर्व है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। देखो कैसे, जब वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा था तो उसको इतनी क्वांटिटी बेच रहा था, कम क्वांटिटी बेच रहा था। जैसे उसने प्राइस थोड़ा सा गिराया, क्वांटिटी ज़्यादा बिकने लग गई, लोग ज़्यादा डिमांड करने लग गए, और गिराया तो और ज़्यादा प्राइस और ज़्यादा क्वांटिटी लोग खरीदने लग गए, प्राइस और गिराया तो क्वांटिटी और खरीदने लग गए। दैट मीन्स उसका जो ये कर्व आया है, जो इसका डिमांड कर्व आया है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आया है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो प्राइस बढ़ाएगा तो क्वांटिटी लोग कम डिमांड करेंगे, अगर प्राइस कम रखेगा तो क्वांटिटी लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। एक और फीचर डिस्कस हो गया यहाँ पे कि जो डिमांड कर्व होता है मोनोपोली में, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब एक और चीज़ सुनो, यहाँ पर एंट्री बैरियर्स भी होते हैं। एंट्री बैरियर्स का मतलब है कि अगर राजू दूध वाला ही दूध बेच रहा है मार्केट में, दैट मीन्स उसके कितने टाइम से यहाँ पर मोनोपोली है, ठीक है, सारा प्रॉफिट उसने ही कमाया है अब तक, क्योंकि लोग उसी से परचेज कर रहे हैं दूध को। तो अब तक इतना अच्छा प्रॉफिट कमा कर उसने कितनी कैपिटल क्रिएट कर ली होगी ना, कितने सारे उसने, कितना बड़ा अपना उसने फ्लरिश कर लिया होगा अपना डेयरी फार्म, उसने कितनी सारी काउस बफलोज खरीद ली होंगी, राइट। सो ये सब उसकी क्या है, कैपिटल है, ये सब उसका क्या है, इन्वेस्टमेंट है सारी उसकी। तो अगर कोई बंदा चाहे, कोई कंपटीटर चाहे कि मैं भी यही सेम काम कर लेता हूँ, क्योंकि सिर्फ एक ही बंदा काम कर रहा है, तो अगर मैं इसमें ज्वाइन कर लूँगा, इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं, compete करने के लिए मैं मार्केट में उतरता हूँ अगर, तो मुझे भी कुछ ना कुछ कस्टमर का तो साथ मिल ही जाएगा ना, जो मुझसे भी प्रोडक्ट खरीदेंगे। बट इसमें एक बैरियर है, इसमें एटलीस्ट एक्चुअली 2 बैरियर्स है। 2 बैरियर्स क्या हैं? पहला कि क्योंकि उसने कितने टाइम से अपनी गुडविल क्रिएट कर रखी है मार्केट में, लोग अगर दूध का नाम लेते हैं तो राजू दूध वाले का ही नाम लेते हैं, ठीक है। दैट मीन्स उसकी रेपुटेशन है मार्केट में, ठीक है। तो वो रेपुटेशन मेंटेन उसने बहुत टाइम लगा कर करी है, ठीक है। और अगर कोई नया कॉम्पिटिटर आता है मार्केट में तो वो रेपो बिल्ड करने में उसको बहुत सारा टाइम लगेगा, विच इज़ अ बैरियर। दैट मीन्स अगर वो एंट्री लेता भी है मार्केट में तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इनफैक्ट अपनी रेपुटेशन बनाने में, अपनी गुडविल बनाने में, कि लोग उसका नाम ले जब दूध का नाम आए तो, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है कि अब
जैसे राजू दूध वाला हमारा मोनोपोलिस्ट है यहाँ मार्केट में, और एंट्री बैरियर क्यों हो सकता है, वो इसीलिए हो सकता है क्योंकि वो कितने टाइम से काम कर रहा है, उसने कितनी सारी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है पूरी मार्केट में। अगर कोई दूसरा बंदा आता है, कोई कॉम्पिटिटर आता है, तो उसको भी उतनी ही कैपिटल, ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड होगी ताकि वो उसका कॉम्पिटिटर बन सके, विच इज ऑल्सो अ एंट्री बैरियर, राइट। सो कुछ समझ में आया कि क्या होता है। एक सेलर होता है, वही प्राइस डिसाइड करता है, वही क्वांटिटी डिसाइड करता है। प्राइस लो रखेगा तो क्वांटिटी उसकी ज़्यादा बिकेगी, प्राइस ज़्यादा रखेगा तो क्वांटिटी उसकी कम बिकेगी। और एंट्री क्या है, एंट्री में बैरियर्स है। बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ आ गई कि मोनोपोली में होता क्या क्या है। अब लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स डेफिनेशन। देखो, मोनोपोली, अ मार्केट वेयर देयर इज ओनली वन सेलर, एक ही सेलर है, एंड देर आर मेनी बायर्स, बायर्स बहुत सारे हैं। पूरा विलेज राजू दूध वाला से ही मिल्क खरीदता है, पूरा विलेज राजू दूध वाला, ये हमारा राजू दूध वाला है, एक ही सेलर है पूरी मार्केट में, ठीक है। इसी से सब लोग दूध को परचेज करेंगे। सब लोग मतलब बायर्स, जितने भी विलेज में बायर्स है, जो दूध के कस्टमर है, जिनको दूध चाहिए, डेयरी का दूध चाहिए, वो बायर्स हो गए उसके। और पूरी मार्केट को कवर करेगा सिर्फ एक सेलर, दैट इज हमारा राजू दूध वाला, ठीक है। ओके, नाउ इसके कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अभी तो हमने एरिया वाइज देखा कि वहां पर वही मोनोपोलिस्ट है। अब देखो, इंडियन रेलवेज, पहले सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हें रेलवेज में ट्रांसपोर्टेशन करनी है, अगर तुम्हें रेलवेज के थ्रू कहीं पे भी जाना है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था, इंडियन रेलवेज। अब तो खैर प्राइवेट ऑप्शंस भी आ गए हैं, बट पहले की बात देखें तो सिर्फ मोनोपोली थी इंडियन रेलवेज के पास। अगर रेलवे की तुम्हें कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चाहिए तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवेज ही तुम्हारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल था। दैट मीन्स एक ही सेलर था पूरी मार्केट में, ओनली वन रेलवे सर्विस, ठीक है। सारे स्टेशंस को वही ऑपरेट करते थे। सो इंडियन रेलवेज इज एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोपोली, राइट। देन वी हैव स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पूरी स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी के ऑपरेशंस, ठीक है, बिजली के बारे में हम किससे बात कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बात कर सकते हैं। पूरी स्टेट का एक ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जिससे अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड तो हम उसी बोर्ड पे जाकर बात कर सकते हैं, उसी एक पूरी कंपनी को बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो वो ही एक अकेला राजा है इलेक्ट्रिसिटी बेचने वाला, ठीक है। ओनली वन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर। देन वी हैव सिनेमा हॉल। अच्छा, मेरी सिटी में, पूरी सिटी में अगर मुझे मूवी देखनी है तो सिर्फ एक ही सिनेमा हॉल अवेलेबल है, ठीक है, एक ही सिनेमा हॉल अवेलेबल है। मैंने बोल दिया कैपिटल चौक वाला सिनेमा हॉल, ठीक है, कैपिटल चौक वाला सिनेमा हॉल ही मुझे सिर्फ मूवी दिखाएगा पूरे शहर में। पूरे शहर में सिर्फ एक सिनेमा हॉल है, तो वो भी उस एरिया का मोनोपोली वाला स्ट्रक्चर हुआ, मोनोपोली वाला मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, जो कि ओनली वन सिनेमा हॉल इन दी सिटी, ठीक है। उसकी मर्जी वो कितना भी आपसे प्राइस चार्ज कर सकता है, उसकी मर्जी वो कितने भी शोज रख सकता है पूरे दिन में, ठीक है। तो प्राइस भी वही डिसाइड करेगा, क्वांटिटी भी वही डिसाइड करेगा, वो ही सिंगल सेलर है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, वो ही यूनिक चीज बना रहा है, वो ही यूनिक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड with the features of monopoly. Features of monopoly, ठीक है। ओके, सो पढ़ लिया हमने, क्या है वो, सिंगल सेलर है, सिर्फ वन सेलर है पूरी मार्केट का, एक ही राजा है, जो कि है हमारा राजू दूध वाला। राजू दूध वाला इज द सिंगल सेलर इन द मार्केट, इज द सिंगल सेलर इन द होल मार्केट। पूरे विलेज एरिया में सिर्फ और सिर्फ राजू दूध वाला ही सिंगल सेलर है जो प्रोडक्ट को बेच रहा है। देन वी कम अक्रॉस यूनिक प्रोडक्ट, वो ही अकेला इंसान है जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, दैट मीन्स यूनिक, अकेली वही एक चीज है जो राजू दूध वाला ही बना रहा है, ठीक है। सो यूनिक प्रोडक्ट वो बेच रहा है, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, कोई और दूध वाला दूध बेच ही नहीं रहा है डेयरी का, ठीक है। देन वी हैव
प्राइस मेकर एज अ फीचर ऑफ मोनोपोली। प्राइस मेकर मतलब उसकी मर्जी, वो जितना मर्जी प्राइस सेट कर सकता है पूरा अपना प्रोडक्ट का, ठीक है। एंट्री बैरियर्स है, बताया मैंने आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड होगी अगर आपको मार्केट में आना है, अपने कॉम्पिटिटर से, अपने मोनोपोलिस्ट से आपको compete करना है अगर, तो आपको ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। देन सेकेंड चीज, आपको और क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपको रेपुटेशन, गुडविल उसके जितनी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी दूध का नाम आता है तो राजू दूध वाले का ही नाम आएगा। आपको अगर वो ही इज्जत चाहिए, वो ही रेपुटेशन चाहिए, वो ही नाम कमाना है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको उस मोनोपोलिस्ट से compete करना है। सो देयरफॉर देयर आर एंट्री बैरियर्स, बैरियर्स मतलब रुकावटें, ठीक है। देन वी हैव सप्लाई कंट्रोल, सप्लाई पर भी मोनोपोलिस्ट का ही कंट्रोल है, वो चाहे तो कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकता है मार्केट में, राइट, उसकी मर्जी, वो चाहे तो उस दिन का 100 लीटर भी बेच सकता है, 150 लीटर भी बेच सकता है, उसकी मर्जी। तो वो सप्लाई कंट्रोल में उसका पूरा पूरा हाथ है, ठीक है। अब अगर वो नहीं बेचना चाहता रात के टाइम दूध, ठीक है, तो वो भी उसकी मर्जी, वो जिस टाइम पर बेचना चाहता है, सप्लाई का पूरा कंट्रोल उसके पास है कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक ही बेचूंगा, ठीक है। और अगर रात को तुम लेने गए और दूध खत्म हो गया तो वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसने अपना एक डिसाइड कर रखा है सप्लाई का कि मुझे इतना ही आज के दिन में बेचना था, ठीक है, ये उसके पास इतनी ही अवेलेबिलिटी है, ठीक है। सो दैट मीन्स सप्लाई कंट्रोल वही कर रहा है। देन वी हैव प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन इट। अब देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का थोड़ा सा मतलब समझते हैं। प्राइस मतलब दाम, किसी भी चीज का दाम, ठीक है। मुझे कोई चीज 5 रुपए की पड़ी, कोई चीज 10 रुपए की पड़ी, तो वो उसका क्या है, प्राइस है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। भेदभाव का मतलब एक से कुछ प्राइस चार्ज किया उसने, दूसरे से कुछ प्राइस चार्ज किया। ए से वो ले रहा है सेम चीज के 50 रुपए पर लीटर और बी से वो ले रहा है सेम चीज के 40 रुपए पर लीटर। अब इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं ए, ठीक है, क्योंकि मेरी पोस्टिंग हुई है विलेज में, तो मैं राजू दूध वाला से दूध लेने गई, उससे मैंने पूछा कि मुझे 1 लीटर दूध चाहिए तो कितने पैसे देने हैं, तो उसने मुझे कहा आप मैडम 50 रुपए दे दीजिए पर लीटर के, ठीक है। वहीं मेरा पड़ोसी गया, उसने लिए 2 लीटर दूध लिया उसने, तो उसको उसने 40 रुपए पर लीटर के हिसाब से लगाया। दैट मीन्स उसने उससे 80 रुपए इन टोटल लिए, ठीक है। अब उसने क्या किया, मेरे साथ भेदभाव किया। क्यों? क्योंकि मैं उसकी नई कस्टमर हूं, ठीक है। और जो मेरा पड़ोसी है बी, वो उसका पुराना कस्टमर है। क्योंकि वो उसका पुराना कस्टमर है इसलिए उसने उसको ज्यादा क्वांटिटी लेने पर डिस्काउंट दिया, ठीक है। अगर वो 1 लीटर भी लेता तो क्या पता वो भी 45 रुपए का लगा लेता। तो क्योंकि उसने मुझे 50 का दिया है तो, और उसने उसको 45 का दिया, तो मैं इसमें क्या चीज नोटिस करती हूँ कि उसने प्राइस में भेदभाव किया है, उसने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया है। अब मे बी ये क्वांटिटी की वजह से भी हो सकता है कि मैंने क्योंकि 1 लीटर लिया तो उसने मुझे 50 का लगाया, उसने 2 लीटर लिया इसलिए उसने उसको 40 रुपए का लगाया, ये भी हो सकता है। दूसरी चीज ये भी हो सकती है क्योंकि वो उसका पुराना कस्टमर है तो इसलिए उसने उसको डिस्काउंट दिया। तो इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की भी एक फीचर है कि मोनोपोलिस्ट अपने अकॉर्डिंग अपने कस्टमर को जितना मर्जी प्राइस चार्ज करे, उसकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि कोई और कॉम्पिटिटर ही नहीं है ना, उसको पता है कस्टमर मेरे पास ही आएगा, कस्टमर के पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये हमारे फीचर्स डिस्कस हो गए हैं, एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं फीचर्स, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्या है, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर है जो कि है हमारा राजू दूध वाला, राजू भैया, ठीक है। वो मार्केट में प्राइस भी डिसाइड करता है कि उसको कितने प्राइस में वो चीज बेचनी है, ठीक है। उसकी मर्जी, वो जितने मर्जी प्राइस में कोई भी चीज बेचे, सो प्राइस भी वही डिसाइड करेगा अपना राजू भैया। देन तीसरी चीज, मार्केट में सिर्फ यूनिक प्रोडक्ट बन रहा है, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है,
कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, यूनिक प्रोडक्ट बन रहा है, वही दूध बना रहा है, वही डेयरी वाला दूध सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अगली चीज सप्लाई, सप्लाई का पूरा कंट्रोल कि कितनी क्वांटिटी उसको मार्केट में सेल करनी है, कितनी क्वांटिटी उसको मार्केट में सेल करनी है, वो भी मेरा राजू दूध वाला ही डिसाइड करेगा, राइट। देन एंट्री बैरियर्स है, यहाँ पर क्या है, एंट्री बैरियर्स है कि कोई भी एरा गैरा आकर मार्केट ज्वाइन नहीं कर सकता, उसके लिए आपको क्या चाहिए, ह्यूज कैपिटल, ह्यूज कैपिटल आपको रिक्वायर्ड है, राइट। एक और फीचर था हमारे पास जो कि है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का फीचर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, किसी से भी कितना भी वो प्राइस चार्ज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, प्राइस में भेदभाव, राइट। चलो लेट्स मूव अहेड। अब देखो इक्विलिब्रियम कंडीशंस, इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती हैं मार्केट में। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए एमआर, एमसी, एआर, एसी क्या है, तभी आप इक्विलिब्रियम कंडीशंस तक पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एआर से। एआर मतलब AR का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू एंड AC का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। AR का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू और AC का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट। पहले हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट की, ठीक है। अब देखो मैंने मार्केट में 10 रुपए की चीज बनाई, ठीक है, मैंने मार्केट में एक 10 रुपए की चीज बनाई और मैंने 10 यूनिट बनाई, ठीक है। कितने की बनाई, एक यूनिट 10 रुपए की, और कितनी यूनिट्स बनाई हैं, पेन बनाया मैंने 10 रुपए का, ठीक है, और 10 यूनिट पेन बनाया मैंने, तो मैंने टोटल कॉस्ट लगाई इस पे 100 रुपए, प्राइस इंटू क्वांटिटी, कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, कितनी बनाई मैंने, ये मेरा हो गया टोटल कॉस्ट, दिस इज मेरा टोटल कॉस्ट, ठीक है। जब मैं टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगी उसकी क्वांटिटी से, 100 रुपए का सामान बनाया, कितना सामान बनाया, 10 यूनिट बनाया, 100 रुपए का सामान बनाया, 10 यूनिट बनाया, दैट मीन्स मेरी एक यूनिट की कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट आई 10 रुपए। तो इसी को मैं क्या बोलूंगी, एक सिंगल यूनिट की जो मेरी कॉस्ट आई है दैट इज मेरी एवरेज कॉस्ट, ठीक है, दैट इज मेरी एवरेज कॉस्ट। अब मैंने जो कॉस्ट लगाई थी 10 रुपए एक चीज को बनाने में, ठीक है, मैंने उसको उस पे रेवेन्यू, कॉस्ट क्या होता है मेरा खर्चा, रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू होती है मेरी इनकम, कि मैं उस पे उसको बेच कितने पे रही हूँ और उससे कितना मुझे मुनाफा हो रहा है, ठीक है, मुझे उससे एवरेज रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, कितनी इनकम आ रही है मेरे पास, ठीक है। सो लेट अस से मैंने उस पे कमाया क्या, एक यूनिट को मैंने बेचा कितने का, मैंने उसका प्राइस सेट किया लेट अस से 20, 10 का बनाकर मैंने उसको 20 रुपए में बेच दिया। कितनी यूनिट्स बेची मैंने, यूनिट्स कितनी बेची मैंने, 10 यूनिट्स बेची, दैट मीन्स मैंने 200 रुपए का सामान बेच दिया। अब मेरी कॉस्ट कितनी आई थी, 100 रुपए, ये मेरा क्या है रुपीस, ये टोटल रेवेन्यू, मैंने इस पे इनकम कितनी कमाई, 200 रुपए कमाई, खर्चा कितना किया था, 100 रुपए किया था, खर्चा कितना किया था, 100 रुपए किया था, दैट मीन्स
मैंने 100 का बनाकर 200 में इस प्रोडक्ट को बेचा, जितने में बनाया दैट इज मेरी टोटल कॉस्ट, जितने में बेचा दैट इज मेरा टोटल रेवेन्यू। अब बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट मतलब एक यूनिट की कॉस्ट। एक यूनिट की कॉस्ट लगी थी 10 रुपए, ठीक है। एक यूनिट पे रेवेन्यू कितना हुआ? एक यूनिट पे रेवेन्यू कितना हुआ? 20 रुपए। दैट मीन्स टोटल रेवेन्यू मुझे हुआ डिवाइडेड बाय मैंने कितनी यूनिट्स बेची? 10। टोटल रेवेन्यू कितना था? 200। 200 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 20। दैट मीन्स मेरा एवरेज रेवेन्यू इज 20, एवरेज कॉस्ट इज 10। एक सिंगल यूनिट की जितने का बनाया सामान और जितने यूनिट्स बनाए उसका जो भी उसको डिवाइड करेंगे तो जो चीज हमारे पास आएगी वो आएगी एवरेज कॉस्ट, ठीक है। और जितने का सामान टोटल बेचा, 200 का सामान टोटल बेचा और कितना सामान बेचा? 10 यूनिट्स ही बेचा, तो दैट मीन्स 20 रुपीज पर यूनिट मेरा एवरेज रेवेन्यू हुआ। रेवेन्यू मतलब इनकम। हर यूनिट पे मुझे 20 रुपए मिल गए, ठीक है। ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट की, ठीक है। अब इधर समझेंगे हम एमसी और एमआर के कॉन्सेप्ट को। मार्जिनल कॉस्ट, एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, और एमआर का मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू। एमआर का मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। मार्जिन, नाम से पता चल रहा है मार्जिन। मार्जिन मतलब थोड़ा सा गैप, मार्जिन, ठीक है। देखो मार्जिनल कॉस्ट को समझने के लिए वी शुड नो कि टोटल कॉस्ट क्या है। सो मेरे को पिछले में मुझे पता चला था कि मेरी जो टोटल कॉस्ट आई थी वो 100 रुपीज आई थी, राइट, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, उस टाइम मैं बना कितने यूनिट्स रही थी? मैं यूनिट्स बना रही थी 10, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि जो मेरे यूनिट्स हैं वो 10 से इंक्रीज करके मैं 20 यूनिट्स बनाना चाहती हूँ। 20 यूनिट्स बनाना चाहती हूँ, ठीक है। 10 बनाने के लिए मुझे 100 रुपए लग रहे थे, 100 रुपए लग रहे थे। मुझे 10 और बनाने हैं, 10 और बनाने हैं। तो 10 के लिए अगर मुझे 100 रुपए लग रहे थे तो मुझे जब एक्स्ट्रा 10 रुपए बनाने, एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स बनाने हैं तो कितने रुपए लगेंगे? अगेन 100 रुपए ही लगेंगे ना मुझे। 20 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे 100 प्लस 100 दैट इज 200 रुपीज लगेंगे। कितने रुपीज लगेंगे? 200 रुपीज लगेंगे। 100 तो 10 के लगेंगे, एक्स्ट्रा 10 बनाने के लिए मुझे 100 रुपए और लगेंगे। दैट मीन्स 20 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे 200 रुपए का कॉस्ट लगेगा, ठीक है। अब जो ये मेरा एडिशनल हुआ है ना, कॉस्ट मेरी थोड़ी सी बड़ी है ना, एडिशन हुई है ना मेरी कॉस्ट में, एक गैप क्रिएट हुआ ना मेरी कॉस्ट में, एक मार्जिन आया। 100 रुपए मेरा मार्जिन आया जो मुझे एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए चाहिए। उस 100 रुपए को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। 100 रुपए को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? TCN माइनस TCN माइनस 1। एक टाइम पे मेरा खर्चा क्या था? एक टाइम पे अभी मैं खर्चा क्या करने वाली हूँ? 200 नया खर्चा, ठीक है। और एक टाइम पे मेरा खर्चा क्या था? 100। इसका जो डिफरेंस है दैट इज 100, वो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है। एक काफी सारी एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाने के लिए जो मुझे एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है दैट इज मेरा मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज मेरा मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब टीसी समझ आ गया, एमसी समझ में आ गया कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए, 10 एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए मुझे जितना भी खर्चा करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है, पहले 100 लग रहे थे, फिर 200 लग रहे हैं। सो दैट मीन्स गैप कितने का आया? 100 का आया। सो जो ये मेरा 100 है ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट समझ में आ गया। सिमिलरली देखो,
मैंने एक यूनिट बनाई 10 रुपए की, ठीक है, और मैंने 10 यूनिट्स बनाई टोटल, तो मेरा खर्चा आया 100 TC, ठीक है। फिर मैंने उस पे रेवेन्यू कितना कमाया, उसको 20 का बेचकर मैंने उस पे 200 रुपए का रेवेन्यू कमा लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे एडिशनल यूनिट्स बनानी थी, तो मेरी टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो गई, 200 पर पहुंच गई, ठीक है, जब मैंने प्लस 10 यूनिट्स और बनाई, ठीक है। अब जब मैंने 100 का बनाया था तो मुझे 200 का रेवेन्यू हुआ, जब मैं 200 का बनाऊंगी तो मुझे रेवेन्यू कितने का होगा, 400 रुपए का रेवेन्यू होगा, क्योंकि 200 का जब मेरा खर्चा हुआ है और मैंने कितनी यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाई है, 10 यूनिट एक्स्ट्रा बनाई है, दैट मीन्स 20 यूनिट्स बनाई हैं, तो 200 इंटू 20, ठीक है, ये प्राइस लिया मैंने, ये प्राइस चार्ज किया 20 रुपीज, ठीक है। तो 200 इंटू, सॉरी ये क्वांटिटी है मेरी, ठीक है, और मैंने हर यूनिट का प्राइस कितना चार्ज किया, 20 रुपीज चार्ज किया। सो उस टाइम जो मैंने क्वांटिटी इंटू प्राइस किया, 20 की क्वांटिटी बनाई और 20 रुपए ही चार्ज किए, तो 20 इंटू 20 इज 400, ठीक है। पहला रेवेन्यू कितना है, पहला रेवेन्यू 200 रुपए है, TR1, ठीक है। सेकेंड रेवेन्यू TR2 कितना है, 400 रुपए है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, मेरा MR, मतलब मैंने अब कितना कमाया, एक्स्ट्रा यूनिट लगाने पे 400 रुपए कमाया, पहले मैंने कितना कमाया, 200 रुपए कमाया। सो जो 200 रुपए हुआ, जो 200 रुपए हुआ वो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू हुआ, दैट मीन्स एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाने पर जो मुझे एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हुआ, 200 से जब मेरा रेवेन्यू बढ़ के 400 हो गया, 200 से जब मेरा रेवेन्यू बढ़ के 400 हो गया, तो जो 200 रुपए का मुझे फायदा हुआ है, दैट इज मेरा मार्जिनल रेवेन्यू। मेरा रेवेन्यू 200 से 400 हुआ, उसमें गैप कितना का आया, 200 का, तो जो गैप है, जो मार्जिन है, दैट इज 200। सो जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है, दैट इज ₹200, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशंस की। मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ, मेरी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है, मेरी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ये है, मेरी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ये है कि मुझे जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है वो मेरी मार्जिनल कॉस्ट के ही इक्वल आए, मतलब जितना मैंने खर्चा किया है, जितना एडिशनल खर्चा किया है, उतनी ही एडिशनल इनकम में भी मेरा मुझे इंक्रीज शो हो, ठीक है। तो देयरफॉर आई वांट दैट माय मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू माय मार्जिनल कॉस्ट। मेरा मार्जिनल रेवेन्यू मतलब मेरी इनकम शुड बी इक्वल टू माय मार्जिनल कॉस्ट, मतलब 10 यूनिट को बढ़ाने के लिए जितनी भी मुझे कॉस्ट लगी, 100 रुपए लगे थे एक्स्ट्रा, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट 100 रुपए तो मैं कमाऊं ही ना, जितना मैं उसको बेच रही हूँ, जितने का भी मैं उसको बेच रही हूँ, तो एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि मैं एटलीस्ट 100 रुपए तो कमाऊं, जितना मैंने खर्चा किया उतना ही मैं चाहती हूँ, जितना मैंने एक्स्ट्रा खर्चा किया, ये एक्स्ट्रा खर्चा है, एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि जितना मैंने एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाया उतना ही मुझे एक्स्ट्रा रेवेन्यू इनकम भी हो, तो दैट इज मेरा MR शुड बी इक्वल टू MC, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, नेक्स्ट कंडीशन बोलती है दैट MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। डायग्राम से देखो, ये उसका डिमांड कर्व है AR, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू से कम होता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, एंड वो क्या कह रहा है कि MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। MC MR को कहां से कट करेगा, नीचे से कट करेगा, क्यों, इससे क्या होगा, MR हमारा ऊपर वाली साइड है, रेवेन्यू हमारा ऊपर वाली साइड है, इनकम हमारी ऊपर वाली साइड है, दैट मीन्स MR यहाँ पर मेरा MC से ज्यादा है, MR इज ग्रेटर देन MC। इस एरिया में देखा जाए तो MC MR के नीचे है, राइट। यही तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो रेवेन्यू हो वो ज्यादा हो और कॉस्ट हो वो कम हो, मतलब खर्चा मेरा कम हो और उससे मुझे जो मुनाफा हो रहा है, जो इनकम हो रही है वो ज्यादा हो। यही तो हम लोग चाहते हैं, एक भी किसी भी मार्केट में देखा जाए तो यही तो वो लोग चाहते हैं, सेलर यही तो चाहता है, ठीक है। सो MR शुड बी ग्रेटर देन MC, और वो इसी पॉइंट पर,
इसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम चाहता है, क्योंकि अगर इससे ऊपर जाएगा, एमसी से ऊपर जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी और रेवेन्यू नीचे है, कॉस्ट खर्चा बढ़ जाएगा और इनकम नीचे है, ठीक है। तो वो चाहता है कि इक्विलिब्रियम यहीं पर हो, एटलीस्ट जितना मैंने एमआर, जितना मैंने एमसी लगाया है, जितना मेरा एडिशनल कॉस्ट लगा है, एटलीस्ट उतना तो एडिशनल रेवेन्यू मुझे हो ही ना, तो वो यही चाहता है। तो यहाँ पर एम आर इज इक्वल टू एम सी हो जाएगा, ठीक है। और इस एरिया में हमारा एम आर इज ग्रेटर देन एम सी, तो वो यही चाहता है कि एटलीस्ट जो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है वो ये कहती है कि एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, नीचे से कट करके ऊपर जाए, ठीक है, ताकि जो फर्म है वो यहीं तक ऑपरेट करे। इससे अगर ऊपर ऑपरेट करेगी तो एम सी इज ग्रेटर देन एम आर, राइट। सो ये इसकी दो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस है। लेट्स मूव अहेड देन। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कंडीशन, शॉर्ट रन का मतलब है 1-2 साल की बात। मोनोपोलिस्ट शॉर्ट टर्म में अपना प्रोग्रेस देखता है, लॉन्ग रन में अपना प्रोग्रेस देखता है। कोई भी फॉर्म ऑफ मार्केट है वो शॉर्ट रन में भी अपना प्रोग्रेस देखना चाहती है और लॉन्ग रन में भी अपना प्रोग्रेस देखना चाहती है। प्रोग्रेस मतलब कि वो कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है उसका प्रॉफिट, ठीक है। तो शॉर्ट रन में उसको क्या क्या हो सकता है, शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्ट को क्या क्या हो सकता है, शॉर्ट रन में उसको प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, मतलब बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। कैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उसको कैसे हो सकता है शॉर्ट रन में? देखो, अगर दिवाली का टाइम है तो दूध ज्यादा बिकेगा, राजू दूध वाला का एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से। दूध ज्यादा बिकेगा, जब दूध ज्यादा बिकेगा तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा बिक रही है, ठीक है। क्वांटिटी अगर उसकी ज्यादा बिक रही है तो उसको प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। नॉर्मल प्रॉफिट उसको कब होगा, नॉर्मल प्रॉफिट उसको कब होगा, जब वो जितने प्राइस का बना रहा है सामान उतने में ही उसको उसका सामान बिक रहा है, तो वो उसको नॉर्मल प्रॉफिट होगा। दैट मींस उसको प्रॉफिट हो रहा है उस टाइम भी। वो अपनी सैलरी दे सकता, वो अपने लेबर की सैलरी दे सकता है, अपने लिए कुछ ना कुछ निकाल सकता है कंपनी से, ठीक है। तो उस टाइम उसको क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। जब उसका मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, वो भी बाद में हम समझेंगे। तो उसको दो कंडीशन ये हो सकती है, एक तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है और एक नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। देन उसको लॉस भी हो सकता है, ही कैन ऑल्सो सफर लॉस, उसको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। 3 कंडीशन से समझते हैं फटाफट। देखो, पहली कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है, देखो पहले तो हमें एम आर को एम सी के इक्वल तो डेफिनेटली करना ही करना है, ठीक है। दूसरा क्या आ गया यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे आ गया ए आर शुड बी ग्रेटर देन ए सी। क्या लिखा है, ए आर शुड बी ग्रेटर देन ए सी। ए आर मतलब एक यूनिट को बनाने का जो इनकम है, दैट शुड बी ग्रेटर देन एक यूनिट को बनाने का कॉस्ट, ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। देखो, ए आर डिमांड कर्व, एम आर उससे नीचे, एम सी कट करेगा यहाँ पर, ठीक है। एम सी कहाँ कट करेगा, यहाँ पर, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ए आर, एम आर एंड नीचे से यहाँ से उसने एम सी ने नीचे से उसको कट किया। अब यहाँ पर हमारा एम आर एम सी इक्विलिब्रियम पॉइंट तो आ गया, ठीक है, ठीक है। बट वो क्या कह रहा है कि ए आर शुड बी ग्रेटर देन ए सी, एक यूनिट को बनाने की जो रेवेन्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन ए सी। ए आर कर्व को ऊपर रखेंगे, ए सी को नीचे कर देंगे। ये मैंने ए सी बना लिया, शॉर्ट रन का है एवरेज कॉस्ट का, ठीक है। इसको बढ़ाओ ऊपर, लेके जाओ ऊपर तक, ठीक है। यहाँ पर मेरी कॉस्ट लग रही है, ये ए आर है, ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू, मतलब प्राइस, इतना प्राइस मैं चार्ज कर रही हूँ, ठीक है, 10 रुपए में चार्ज कर रही हूँ और इतना प्राइस मुझे कॉस्ट लग रही है बनाने में। मुझे 5 रुपए लगे, मैंने 10 रुपए का बेचा, 5 रुपए लगे 10 रुपए का बेचा, तो ये जो एरिया है ये मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, ये मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पर मेरी एम आर और एम सी की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, ठीक है। और मेरा जो एवरेज
रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन AC, मतलब एक यूनिट को बनाने पे जो मुझे रेवेन्यू आ रहा है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है, ठीक है। एक एडिशनल यूनिट को बनाने का खर्चा इज इक्वल टू द एडिशनल यूनिट पे जो मुझे रेवेन्यू आया, ठीक है। ये थी हमारी सुपर नॉर्मल कंडीशन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन। नेक्स्ट है हमारी नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन। यहाँ पर हमको AR और AC को इक्वल करना है। AR कर्व, MR कर्व, ये AR का कर्व जा रहा है, ये AC का कर्व जा रहा है। यहाँ पर AR और AC दोनों इक्वल है, दैट मीन्स मैं इस प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल करूंगी, ठीक है। देखो AR MR MC, ठीक है। यहीं पर मेरी मैं चाहती हूँ कॉस्ट भी आए। जब मेरा एवरेज रेवेन्यू मतलब एक यूनिट को बनाने का खर्चा, एक यूनिट को बनाने पे जो इनकम हुई है शुड बी इक्वल टू मेरा एक यूनिट को बनाने का खर्चा। इसी प्राइस पर मैंने बनाया, इतना ही कॉस्ट लगा, 10 का ही बनाया, 10 का ही बनाया और 10 में ही बेच दिया, तो यहाँ पर मेरा प्राइस बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पर मेरा कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने का खर्चा इज एग्जैक्टली इक्वल टू एक यूनिट को बनाने का रेवेन्यू, ठीक है। तो मेरा कौन सा सिचुएशन होगा, नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन होगा, जहां पर MR MC तो इक्वल है ही है, ठीक है, एंड AR शुड बी इक्वल टू AC एंड MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। तो मेरी कौन सी कंडीशन हो गई, नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन हो गई। अब देखो लॉस में क्या होगा, सॉरी लॉस में क्या होगा, लॉस में होगा हमारा एवरेज कॉस्ट। एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट ही ज्यादा लग रही है और एक यूनिट पे जो मुझे इनकम हो रही है वो बहुत ही कम हो रही है। एक यूनिट को बनाने का खर्चा ज्यादा है, इनकम उस पे कम हो रही है। लेट अस सी, दिस इज AR, ठीक है, दिस इज MR एंड दिस इज MC, मार्जिनल कॉस्ट, फाइन। अब मुझे क्या चाहिए, इधर देखो, AR डाउनवर्ड स्लोपिंग, MR डाउनवर्ड स्लोपिंग, MC बना दिया मैंने। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पर AC ज्यादा है, कॉस्ट मेरी ज्यादा है और रेवेन्यू मेरा कम है, कॉस्ट ज्यादा है, ऊपर बना दिया ना AC को, और AR उसके नीचे है, ठीक है। टच करो इसको, यहां से लेके जाओ ऊपर तक। दैट मीन्स, दिस मीन्स कि मैंने ये मेरा प्राइस की लाइन है, डिमांड कर्व है, इतना मैं चार्ज कर रही हूँ, P1 मैं चार्ज कर रही हूँ लोगों से। लेट अस सपोज मैंने चार्ज किया 5 रुपए, ठीक है, बट मैं उसको बना तो ऊपर रही हूँ, कॉस्ट तो यहाँ है ना, कॉस्ट का कर्व तो यहाँ है। 10 रुपए का बनाकर जब मैं 5 रुपए में बेच रही हूँ, AR कर्व मतलब मेरा प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, प्राइस P1, एक प्रोडक्ट पे मुझे सिर्फ 5 रुपए मिल रहे हैं, बट उसी एक प्रोडक्ट का जो मेरा एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट मतलब एक यूनिट की कॉस्ट, वो मेरी 10 आ गई, तो 10 - 5 का मुझे ₹5 का मुझे लॉस हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। एवरेज कॉस्ट 5 क्या है, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट में से एवरेज रेवेन्यू माइनस करेंगे तो मेरा लॉस आ जाएगा। एक यूनिट पर मुझे 5 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो मैं कहाँ हूँ, लॉस की सिचुएशन में हूँ, ओके। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हमें लॉन्ग रन में, मोनोपोली में हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। लॉन्ग रन का मतलब 5 से 10 साल हो गया, इससे ज्यादा का टाइम पीरियड भी हो सकता है, ठीक है, 5 to 10 years लॉन्ग रन है, बहुत लंबा टाइम से अगर हम अपना प्रोग्रेस काउंट करें तो लॉन्ग रन में जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है वो किसको होते हैं, मोनोपोली फर्म को होते हैं सिर्फ, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाती है हमारी मोनोपोली फर्म, जहां पर हमारा एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। एक यूनिट को बनाने का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है दैट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। एक यूनिट को बनाने की मुझे कॉस्ट लग रही है 5 रुपए, और एक यूनिट को बनाने का जो मुझे खर्चा, जो मैंने प्राइस चार्ज किया, कॉस्ट लगी 5 रुपए और जो मैंने प्राइस चार्ज किया वो है 10 रुपए, तो एक यूनिट को बनाने का पे मुझे
कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, 10 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट हुआ, दैट मीन्स 5 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यही वाली सिचुएशन है, आपका AR MR का नीचे जा रहा है। ठीक है, AR MR का आपका नीचे जा रहा है, MC उसको कट करेगा। ठीक है, अब क्या है, एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को यहाँ से बना देंगे, करो मैच, ऊपर लेके जाओ। इतना आप प्राइस चार्ज कर रहे हो, ठीक है, और इतना आपका कॉस्ट लग रहा है P2। तो जो ये एरिया है ये मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। चलो, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम डन, मोनोपोली के फीचर्स डन, इक्विलिब्रियम कंडीशंस डन, और फीचर्स डन और मीनिंग डन। ठीक है, अब हम आते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट पे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फीचर में समझाया था, प्राइस में भेदभाव। ठीक है, जितना मेरे को प्राइस चार्ज कर रहा है जो मेरा मोनोपोलिस्ट है, वो अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है अपने कस्टमर को। ठीक है, मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेट करेगा, भेदभाव करेगा प्राइस में। कैसे? 3 तरह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है, 3 तरह के डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। ठीक है, प्राइस में भेदभाव होता है। पहला होता है इंडिविजुअल बेस्ड, उसको बोलते क्या है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सिंपल, देखो, जितना वो कस्टमर देना चाहता है उस प्रोडक्ट के लिए, उससे उतना ही ले लो। कैसे? आप लोग ऑक्शन में गए होंगे, ऑक्शन क्या होता है, बोली लगाते हैं जहां पर, ठीक है, कि पेंटिंग्स बिकती है ना, जैसे, ठीक है, 500 रुपए की, 5 लाख की, ठीक है, 10 लाख की। ठीक है, मैं एक पेंटिंग वाले ऑक्शन में गई, ठीक है, मुझे पेंटिंग खरीदनी है, मैंने बोली लगाई 1 लाख। ठीक है, मेरे कॉम्पिटिटर ने बोली लगाई 1,20,000। ठीक है, तीसरे बंदे ने बोली लगाई 1.5 लाख, उससे ऊपर किसी ने बोला ही नहीं। ठीक है, मैं विलिंग हूं पे करने को 1 लाख उसके लिए, वो दूसरा भी विलिंग है 1,20,000, तीसरा विलिंग है कितना पे करने के लिए, 1.5 लाख। तो जिसने ज्यादा बोली लगाई उसको मिल गया ना, उसको वो पेंटिंग मिल गया, टक 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 डन, सेल, सोल्ड होगी। तो जो मेरा जितना विलिंगनेस होगा ना पे करने का, जितना मैं चाहूंगी ना उस प्रोडक्ट के लिए देने के लिए, मुझसे उतना ही प्राइस चार्ज कर लिया जाएगा। ठीक है, मुझसे उतना ही प्राइस चार्ज कर लिया जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जोमेटो की ऐप डाउनलोड कर रखी है, मुझे खाना मंगवाना है। ठीक है, अब उसके पास, जोमेटो की ऐप के पास AI का फीचर है एक, ठीक है, और उसने सब कुछ ट्रैक कर रखा है, मेरे पुराने ऑर्डर्स, उसको पता है कि मैं कितने का खर्च करती हूँ। ठीक है, वो मुझे उसी के अकॉर्डिंग सजेशंस देगा। ठीक है, और उसे पता है कि मेरा बजट इतना ही है, मैं इससे ज्यादा पे नहीं करूंगी, तो वो मुझे उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर कूपन भी दिखाएगा। ये सारा मैकेनिज्म उसने मेरे लिए लगाया हुआ है, अपने कस्टमर के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि कस्टमर कितना विलिंग है पे करने को, कितना वो बिना किसी अड़चन के दे सकता है, बिना किसी प्रॉब्लम के पे कर सकता है, विलिंग है देने को। तो वो मेरा कौन सा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्योंकि मुझे वो जो खाने के डिश है वो 300 रुपए में पड़ी, और जो रिच मैन है उसने भी सेम ही खाने की डिश मंगवाई, उसका जो जोमेटो की ऐप का मैकेनिज्म है वो किसी और तरह से वर्क कर रहा है, उसको वही चीज 400 रुपए की पड़ी, मुझे वही चीज 300 रुपए की पड़ी। मैं उसके लिए 300 रुपए देने को रेडी थी और वो उसके लिए 400 रुपए तक भी देने को रेडी था। ठीक है, तो जितना वो विलिंग है ना पे करने को कस्टमर, मोनोपोलिस्ट उससे उतना ही चार्ज कर लेता है। ठीक है, जैसे देखो, चार्जिंग ईच कस्टमर अकॉर्डिंग टू देयर मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, जितना मैं देना चाहती हूँ उतना ही चार्ज कर लिया उसने मुझसे। ठीक है, मैंने उसको 400 रुपए देने चाहे, 300 रुपए देने चाहे, तो उसने मेरा बिल 300 के राउंड ही बना के दिया। ठीक है, जोमेटो ने, और मेरे पड़ोसी ने उसको 400 रुपए देता है, वो मतलब वो ज्यादा खर्चा कर सकता है। आपको पता है कि ये बंदा इतने, इसके उसने पुराने ऑर्डर्स ट्रैक किए उसके, और उसको पता है कि वो इतना तो खर्चा कर ही लेगा, तो उसको वही सेम डिश 400 की पड़ी, मुझे वही सेम डिश 300 की पड़ी। ये क्या हो गया, भेदभाव। एक को 300 में दिया, एक को 400 में दिया, क्या हो गया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस में भेदभाव। तो जितना मैं विलिंगनेस हूं
जितना मैं विलिंग हूँ पे करने को, जितनी मेरी विलिंगनेस है पे करने को, वो मुझसे उतना ही चार्ज कर लेगा। दैट इज मेरी फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो इंडिविजुअल बेस्ड होती है। मुंह देख के चपेड़, बंदा देख के चपेड़ लगा दो, ठीक है। ओके, फूड डिलीवरी ऐप्स का एग्जांपल दे दिया आपको। अगर राजू 300 रुपए देने को तैयार है तो उससे 300 रुपए ले लेगा। शाम 200 रुपए देता है, उसकी ऐप ने ट्रैक कर लिया, ठीक है। हर ऑर्डर वो इसका मतलब मिनिमम ऑर्डर इतने का ही होता है, मैक्सिमम ऑर्डर उसका 200 रुपए का ही होता है, तो वो उससे उसको 200 की ही सजेस्ट करेगा और उसको कूपन कोड लगा के 200 तक का ही सामान देगा, क्योंकि उसको पता है वो इतने का ही लेगा, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल कुड बी ऑक्शन। ऑक्शन में आप जितनी बोली लगाओगे उस हिसाब से आपको प्राइस मिला जाएगा। देखो 200 की इसने बोली लगाई, इसने 150 की बोली लगाई, ये 150 रुपए देने को तैयार है उस चीज के लिए, ये 200 रुपए देने को तैयार है, तो इसको मिल जाएगा प्रोडक्ट जितना इसने विलिंग है, ये जितना विलिंग है पे करने को उतना उसको देना पड़ेगा वहां पर। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम लोग अलग अलग प्राइजेस चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू द विलिंगनेस ऑफ द कस्टमर। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को भी हम अब डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इसमें क्या होता है, वो थी हमारी इंडिविजुअल बेस्ड, बंदे के अकॉर्डिंग, मुंह देख के चपेट। अब है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। पहले दूध वाला एग्जांपल लिया था हमने, क्या समझा था उसमें, मैं हूं ए कस्टमर, मुझे उसने पर लीटर के लगाए 50 रुपए, 50 रुपीज पर लीटर, ठीक है। और ये है बी कस्टमर, ठीक है, इसने लिए 2 लीटर, तो इसने 70 रुपए दिए 2 लीटर के, 80 रुपए दिए 2 लीटर के, दैट मीन्स 1 लीटर के इसको पड़े 40 रुपए। दैट मीन्स क्वांटिटी, क्वांटिटी के बेसिस पे 1 लीटर के लिए रेट है ₹50, 2 लीटर के लिए 2 लीटर के लिए रेट लगाया पर लीटर 40 का। क्वांटिटी, क्वांटिटी बढ़ा दी तो प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी बढ़ा दी 1 लीटर से 2 लीटर कर दिया तो प्राइस 40, 1 लीटर था तो 50, 2 लीटर था तो 40। क्वांटिटी चेंज होने पर प्राइस में भी चेंज होगा। कम क्वांटिटी लोगे तो ज्यादा प्राइस, ज्यादा क्वांटिटी लोगे तो कम प्राइस। जैसे बिग बाजार की सेल होती है, रिलायंस स्मार्ट पे सेल होती है फेस्टिवल टाइम पे, एक बिस्किट का पैकिंग लूंगी तो 100 रुपए का पड़ेगा। मैम आप अगर 2 ले लोगे ना तो 25% डिस्काउंट हो जाएगा आपको इस पे, ठीक है। तो 2 लेने में फायदा है या 1 लेने में फायदा है? फायदा तो आपकी मर्जी है, आप जितना मर्जी लो, बट यहाँ पर आपके साथ क्या हो गया, प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर दिया। प्राइस में भेदभाव है, एक चीज का इतना प्राइस है, 2 चीज लोगे तो इतने में एक चीज पड़ जाएगी। तो ये हो गया क्वांटिटी बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जब होती है, तो दैट इज हमारी सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, सपोज एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्जेस, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के कुछ चार्जेस है। अगर मैं 300 रुपए यूज कर रही हूँ, लेट अस स्टार्ट विद दिस वन। देखो अगर मैं 100 यूनिट यूज कर रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट 100 यूनिट्स पे मुझे 10 रुपए देने हैं, ठीक है। इतनी क्वांटिटी यूज की मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स की, 100 यूनिट की क्वांटिटी यूज करी, तो मुझे हर यूनिट पे 10 रुपए देने हैं, ठीक है। जब मैंने 200 यूनिट यूज की, 100 से बढ़कर मेरी क्वांटिटी 200 हो गई, तो मुझे उसी सेम इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसी सेम इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स के लिए मुझे 7 रुपए पर यूनिट देने हैं, ठीक है। 100 यूनिट्स यूज कर रही थी तो 10 रुपए पर यूनिट के, 200 यूनिट यूज करूंगी तो 7 रुपए पर यूनिट के। अगर मैं 300 यूनिट और बढ़ा देती हूँ अपने यूनिट्स, और बढ़ा देती हूँ अपनी क्वांटिटी, तो मैं पर यूनिट के सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए दूंगी। दैट मीन्स प्राइस डिस्क्रिमिनेट हुआ मेरी क्वांटिटी वाइज। क्वांटिटी 100 से 200 करी, 200 से 300 करी, इसमें क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेशन आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले मुझे 10 रुपए चार्ज हो रहे थे, फिर मुझे 7 रुपए चार्ज होने लग गए, और फिर मुझे 5 रुपए चार्ज होने लग गए अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज इन द क्वांटिटी। सो जैसे जैसे क्वांटिटी चेंज होती जाती है वैसे वैसे हमारा प्राइस भी चेंज होता जाता है। दैट इज हमारा सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विच वेरीज, दैट इज प्राइस वेरीज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी परचेस्ड, ठीक है। फर्स्ट में इंडिविजुअल बेस्ड था, सेकेंड डिग्री में
क्वांटिटी बेस्ड है। ओके, लेट अस मूव अहेड विद द लास्ट, दैट इज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस से सिनेमा हॉल का एग्जाम्पल ले लो। सिनेमा हॉल का एग्जाम्पल ले लो। देखो, फी है एक टिकट की, प्राइस लिखा हुआ है उसका। स्टूडेंट्स के लिए 120 रुपए सिनेमा हॉल की टिकट के। सिनेमा हॉल में एक, मेरी सिटी में सिर्फ एक सिनेमा हॉल है और वो ये अलग अलग प्राइजेस चार्ज कर रहा है। किस किस से? देखो, स्टूडेंट का ग्रुप आएगा, पता है स्टूडेंट के पास पैसे नहीं होते, पॉकेट मनी मिलती है, उसी में उसको एडजस्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग 120 रुपए प्राइस चार्ज कर देगा, ठीक है, एक टिकट का। देन सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन अगर कोई 60 से अबव बंदा है, उसको कितने चार्ज करेगा? 100 रुपए चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि रिटायर्ड पर्सन है तो इतने ही दे सकता है, अकॉर्डिंगली उसको पता है कितने दे सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंगली चार्ज करेगा। एडल्ट है, उसको पता है कमाने वाला बंदा है, एडल्ट है, ठीक है, कितने पैसे चार्ज करेगा? 200 रुपए। स्टूडेंट से 120, सीनियर सिटीजन से 100 और कम, और एडल्ट से बिल्कुल ही 200, ठीक है, कितना डिफरेंस है ना, 100 रुपए का डिफरेंस यहाँ आ गया, 80 रुपए का डिफरेंस यहाँ आ गया, तो कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितना ज्यादा भेदभाव है, समझ में आया? अब देखो, वीक डेज पे ये तो चलो हो गया, इसने ग्रुप्स डिवाइड कर लिए। इसने एक ग्रुप बनाया स्टूडेंट का, दूसरा ग्रुप बनाया सीनियर सिटीजन का, और तीसरा ग्रुप बनाया एडल्ट्स का, और उनसे अलग अलग प्राइजेस चार्ज किए। क्यों? उनके अकॉर्डिंग कि वो इतना ही दे सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स बनाकर जब हम अलग अलग प्राइस चार्ज करता है मोनोपोलिस्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, विच इज ग्रुप बेस्ड, ठीक है। सिमिलरली उसने एक ग्रुप बनाया उन लोगों का जो वीक डेज में टिकट खरीदते हैं, ठीक है, उनसे उसने चार्ज किए 150 रुपए, ठीक है। और वीकेंड्स पे जो लोग खरीदेंगे टिकट, उनसे उसने चार्ज किया 250 रुपए। क्यों? क्योंकि उसको पता है वीकेंड्स पे रश ज्यादा होगा और वो प्रॉफिट ज्यादा कमा सकता है। उसको पता है कि 250 रुपए में भी, क्योंकि लोगों को वीकेंड पे हैंग आउट करना ही करना है, उनको घूमने जाना ही जाना है, ठीक है, उनको स्ट्रेस फ्री रखना है अपने आप को, तो उसके लिए वो मूवी देखने आएंगे। और क्योंकि मैं अकेला हूँ यहाँ पर अपनी सिटी में, पूरा अकेला सिनेमा वाला हूँ, तो मैं अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे प्राइस को कर सकता हूँ, वो प्राइस मेकर भी है। तो एक टिकट का प्राइस उसने यहाँ पर 250 रुपए रखा। वीक एंड पे, वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे को 250 रुपए लगता है, और वीकडेज में उसी सेम चीज के 150 रुपए लग सकते हैं। तो ये उसने ग्रुप्स डिवाइड कर लिए, वीकडेज के लिए और वीकेंड्स के लिए। यहाँ पर उसने ग्रुप डिवाइड करा स्टूडेंट का, सीनियर सिटीजन का और एडल्ट्स का, राइट। सो ये थे अपने तीनों तरह के प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मोनोपोली का मतलब समझ में आ गया, एक सेलर होता है, उसके फीचर समझ में आ गए, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है, वही प्राइस मेकर होता है, वही सप्लाई को कंट्रोल करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी इसका एक फीचर है, अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइजेस चार्ज करेगा। एंट्री बैरियर्स है, कोई भी ऐसे एरा के मार्केट में अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर सकता, ठीक है, इसके फीचर्स डिस्कस कर लिया हमने। देन शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में उसके 3 कंडीशंस होते हैं, या तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है, या तो नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है, या फिर अपना लॉसेस कमा सकता है। एमआर और एमसी हमेशा इक्वल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि जितना मैंने एडिशनल इनपुट में मैंने जितना अपना कॉस्ट लगाया है, खर्चा किया है, मैं चाहती हूँ कि मेरे को उतना ही एडिशनल आउटपुट भी प्रोड्यूस हो, उतना ही एडिशनल मुझे इनकम भी जनरेट हो, ठीक है। ये मेरा हो गया कंडीशंस। MR इज इक्वल टू MC, MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। MR हमेशा ऊपर होना चाहिए, MC हमेशा नीचे होना चाहिए, रेवेन्यू हमेशा ऊपर होना चाहिए और कॉस्ट हमेशा नीचे होनी चाहिए, ठीक है। ये होगी मेरी दूसरी कंडीशन। शॉर्ट रन में नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, MR MC तो इक्वल रहेंगी। देन नॉर्मल में AR शुड बी इक्वल टू AC। देन लॉसेस में AC शुड बी ग्रेटर देन AR, कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। ये तीनों चीजें हो गई। लॉन्ग रन में हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, लॉन्ग रन में हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन MR शुड बी इक्वल टू MC एंड एवरेज रेवेन्यू मतलब इनकम एक यूनिट की शुड बी ग्रेटर देन
AC सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है लॉन्ग रन की, ठीक है। देन हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डिस्कस किया, उसमें फर्स्ट डिग्री में क्या था, मुंह देख के चपे, इंडिविजुअल बेस्ड, जितना वो विलिंगनेस है पे करने को, जितना उसकी विलिंगनेस है उससे उतना ही चार्ज कर लो। फर्स्ट डिग्री में इंडिविजुअल बेस्ड, सेकेंड डिग्री में क्वांटिटी बेस्ड, क्वांटिटी बेस्ड, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी तो प्राइस कम। थर्ड डिग्री में ग्रुप वाइज, ग्रुप वाइज उसने प्राइस को अलग अलग किया, अलग अलग चार्ज किया, अलग ग्रुप से अलग प्राइस, स्टूडेंट से इतना, एडल्ट से इतना, सीनियर सिटीजन से इतना, वीकडेज पे इतना, वीकेंड्स पे इतना। सो ग्रुप वाइज उसने जब सब कुछ सेग्रीगेट किया, ठीक है, सारों को जो प्राइस है वो उसने अलग अलग पे करने को बोला, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, मीनिंग समझ में आ गया होगा, मोनोपोली का फीचर समझ में आ गए होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन समझ में आ गई होगी, एंड जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस हैं, डिग्रीज हैं उसकी, वो भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी किसमें क्या चीज़ होती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड इसके बहुत सारे PYQs भी डिस्कस करेंगे। सो आई वांट यू टू जॉइन मी इन दैट एज वेल। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।